ठीक है, ओके। तो बच्चे मैं स्टार्ट करूंगी। ये 5:30 का आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल आपको लिंक मिल जाएगा। अगर 5:30 की क्लास आज आपको मिल गया था ना लिंक, तो ऐसे ही मिल जाएगा। अगर कोई भी टाइमिंग वगैरह में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना कि आज ये टाइमिंग है या कल वो टाइमिंग है, ठीक है। तो इस चीज का मत सोचना। और ये बेसिकली आधा घंटा जो ये शेड्यूल मतलब लेट शिफ्ट किया है क्लास, वो आपके लिए किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जिनका स्कूल होता है या कहीं ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो वो एग्जैक्ट 5 o'clock नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं हमारे आधे घंटे शिफ्ट करने से, तो परमानेंट यही टाइम रखेंगे। अगर उतने ही रहते हैं जितने पहले रहते थे, तो फिर वही टाइमिंग रखेंगे, ठीक है ना। ओके ओके मैम। ठीक है, तो क्या कहते हो भाई, एक बार जल्दी से चैट में बोल दो भाई थम्स अप दे दो कि मैम चलो भाई स्टार्ट करो। फिर मैं स्टार्ट करूं। और भाई जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की है, पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे मिड टर्म भी आने वाले हैं ना, तो पढ़ाई शुरू कर दो। मैं मानती हूँ तुम्हें और भी देने हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हो तुम, लेकिन बोर्ड्स को भी इग्नोर नहीं करना है ना, वो पहले है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो टॉपिक तो तुम्हें दिख ही गया होगा बच्चे, ठीक है। तो इससे पहले ना मैं एक चीज बता दूं तुम्हें लास्ट टाइम मैंने आपको ना फेराडेज के 2 लॉ बताए थे। फेराडेज फर्स्ट लॉ मैंने क्या बोला था, फेराडेज जितनी इलेक्ट्रिसिटी जितना चार्ज तुम पास कराओगे, उतना ही मास तुम्हारा डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, यही था ना, यही था। और दूसरा लॉ क्या बताया था बच्चे मैंने, दूसरा, अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेते हो और सब में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो जो उनका मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उनके रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास के। तो उसका आई थिंक एक्सप्रेशन बताना रह गया था, वो अभी आप नोट कर सकते हैं। फैराडे सेकंड लॉ में, उसमें शायद मैंने स्टेटमेंट बताया था और ये बताया था, बाकी उसका एक्सप्रेशन नहीं बताया था। तो तुम लोग ये एक्सप्रेशन भी लिख लेना उसके साथ साथ, अगर तुमने नोट्स बनाए थे तो, ठीक है। ये वाला कि जो भी मास डिपॉजिट होगा जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सपोज आपने कोई कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। सेकंड समझ लो कोई जिंक का लिया है, तो अगर मैं लिखूं W कॉपर ऑफ W जिंक, तो इक्विवेलेंट मास भी किसका होगा, कॉपर का बाय जिंक का, ठीक है। और तुम्हें इक्विवेलेंट मास मैंने बता दिया था ना, क्या होता था इक्विवेलेंट मास, कोई बताएगा मुझे। मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। वेरी गुड, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। पढ़ के आए हो, पढ़े थे क्या, नोट्स रिवाइज किया था क्या। यस मैम। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया वो था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, है ना। तो आज जो बच्चे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देखो आज हमारा टॉपिक तुम्हें दिख गया होगा, कंडक्टेंस रहने वाला है। तो कंडक्टेंस की कहानी को स्टार्ट करने से पहले कंडक्टर देख लेते हैं क्या होता है। कंडक्टर तो तुम सबको पता है ना क्या होता है, यस मैम। व्हिच कंडक्ट जितना इलेक्ट्रिसिटी। भी मैं लिखूंगी सारा आप मेरे साथ नोट करेंगे, क्योंकि आज क्या होने वाला है आज समझने वाला भी है, साथ ही साथ आपको मैं न्यूमेरिकल के लिए भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आज आप मेरे साथ साथ ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज फॉर्मूले वाला ज्यादा काम होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि एक भी फॉर्मूला आपका स्किप हो जाए, ठीक है। और कल एक और दिन लूंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और कल मैं मेरी साइड से रैप अप कर दूंगी, और जो इसके नोट्स है वो मैं आपको कल ही दूंगी, ठीक है। जो पूरा आज का और कल का होगा उसके नोट्स मैं कल दे दूंगी, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ आज मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, अगर आपको रिवाइज करना है आज। समझ गए ना ये सारे मेरी बात, ओके। तो कंडक्टर क्या होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यही बोलते हो आप, बोलो, मेरे से ज्यादा फिजिक्स जानते हो यस ना। मैम। यस मैम।
ओके। यस मैम। तो अगर मैं किसी को इस पे बोलूं कि भैया एक पैराग्राफ बता दो मुझे कंडक्टर पे, तो तुम लोग बता दोगे, डेफिनेटली बता दोगे, क्योंकि तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। लेकिन हमें उस पे नहीं जाना, हमें केमिस्ट्री में घुसना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंडक्टेंस पढ़ने वाले, तो कंडक्टर मैंने बता दी वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इंसुलेटर को जो नहीं करते कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप क्या बोलते हो, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली बच्चे दो टाइप के कंडक्टर पढ़ते हो, कौन कौन से बताओ। एक तो मेटेलिक कंडक्टर और नॉन मेटेलिक कंडक्टर। फिजिक्स में घुस गए क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो बच्चे बेसिकली जो मेटेलिक कंडक्टर है ना, वो तो आप सब फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं मेटेलिक कंडक्टर। आज जो हमें मेन जिसपे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसे कैसे होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोनों में मेटेलिक कंडक्टर का आपको थोड़ा सा बेसिक बता के छोड़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेटेलिक कंडक्टर है बच्चे, देखो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और करंट किस वजह से फ्लो होता है मुझे बताओ। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा, मेटल होगा, और आपको पता है बच्चे मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा बच्चे, वो किस वजह से करेगा बताओ। इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, शाबाश। और रही बात इलेक्ट्रोलिटिक की, मतलब अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, सॉल्यूशन में कौन होगा, आयंस होंगे, तो करंट किस वजह से फ्लो करेगा, आयंस की वजह से। वेरी गुड। अर्शिता आपकी तबीयत कैसी है अब, करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, है ना, बेसिक डिफरेंस यही होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, मेटेलिक को कौन से करेंगे। तो मेटेलिक आपको नहीं पढ़ना है, मेटेलिक आपको नहीं पढ़ना है। अगर मान लो आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, वैसे तो आपका कैटलिस्ट ही है, तो अगर मान लो ये चैप्टर आप अपने जब आपका एग्जाम आएगा उसके लिए प्रिपेयर करो, तो आप एक काम करना, सिर्फ 2-3 डिफरेंस पढ़ के चले जाना कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की वजह से होता है। तो अब बच्चे मैं आपको जो है बताने वाली हूँ, बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है आज में, वो रहने वाला है इलेक्ट्रोलिटिक पे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे, ठीक है। तो देखो हेडिंग डालो सारे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो कंडक्टेंस क्या होता है, कौन बताएगा। ease of फ्लो ऑफ करंट, यही बोलते हो ना कंडक्टेंस में। अभी मैं दोबारा इसका सारा फॉर्मूला वगैरह तुम्हें बताऊंगी, तुम टेंशन ना लो। ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट की भैया अपने किसी सॉल्यूशन में कितना इजीली करंट का फ्लो हो रहा है, वो आपकी कंडक्टेंस है। और आज के पूरे 1 घंटे सवा घंटे में हमें कंडक्टेंस के बारे में ही पढ़ना है, और ये बहुत बार यूज होने वाला है, फ्रिक्वेंटली मैं इस टर्म को यूज करूंगी, कंडक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर है। अब हमें बच्चे किसमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसमें देखना है कि कंडक्टेंस क्या होगा, कितना इजिली करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बच्चे हमें सबसे पहले देखना है भैया कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके क्या है बच्चे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्ट, ठीक है। तो आपको मैं बच्चे 3-4 फैक्टर बता रही हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपके बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस, आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चे, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो मतलब इलेक्ट्रोलाइट ही ले रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, तो बच्चे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके,
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें पता है जो कि क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वही होते हैं। एग्जाम्पल बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। HCl, हाँ, NaCl हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वो HCl हो गया, NaOH ले लिया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। HNO3 हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जिनका डिसोसिएशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। कौन कौन से हैं आपके वीक एसिड? एसिटिक एसिड। कौन कौन साथ साथ लिख रहे हो ना मेरे? यस मैम। हाँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो गया, NH4OH हो गया, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल है। अब ये क्यों बताया मैंने तुम्हें? कहा अगर आपको करंट फ्लो कराना है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, आयंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो भैया उनकी डिपेंड करता है कि उनकी मोबिलिटी क्या है, मतलब उनकी स्पीड क्या है। अगर आयंस मूव करेंगे तुम्हें पता है करंट तभी फ्लो होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसके क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे कम डिसोसिएट होंगे। तो जितने नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा मोबाइल होंगे, उतना ज्यादा मूव करेंगे और उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जबकि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो डिसोसिएशन ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कम, अब नंबर ऑफ आयंस कम तो भैया उतना मूव भी कम करेंगे, तो आपका करंट भी क्या होगा, कम होगा, कंडक्टेंस भी कम होगी, ठीक है। और जो दूसरा है बच्चे, दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस देखो, एक तो आपके पास है लिथियम, एक है आपके पास सोडियम और एक है पोटेशियम, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मतलब मान लो अगर आपने NaCl को पानी में मिला रखा है तो वो कैसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, क्योंकि भैया आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। तो आयंस का साइज कैसे डिपेंड करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा कंडक्टेंस को? पानी है, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, एक्वा सॉल्यूशन की। तुमने एक वर्ड सुना होगा हाइड्रेशन, सुना है क्या, हाइड्रेशन? यस मैम। जितना साइज छोटा होगा, ध्यान से सुनना, जितना साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। जितना साइज छोटा होगा, लिख लो, स्मॉलर द साइज, मोर विल बी द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन। जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन उतनी अच्छी होगी। जितना साइज छोटा भैया ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके आसपास घेरेंगे। तो अगर मैं बोलूं लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे साइज किसका छोटा, लिथियम का, तो इसी की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगी। मतलब जब उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल चिपकेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर साइज बड़ा होगा तो भैया मूव करने में उसको दिक्कत आएगी। अगर मूव करने में दिक्कत आएगी क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने घेर लिया उनको, ठीक है। तो अब लिथियम प्लस के जो आयंस है अच्छे से मोबाइल नहीं होंगे, ठीक है, घूमेंगे अच्छे से नहीं। अगर घूमेंगे अच्छे से नहीं तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुआ, बताओ हाँ या ना? यस मैम। तो इसको लिख Yes, लो, ma'am. नेक्स्ट पेज पे लिख लो। मेरे को बैकग्राउंड बार बार चेंज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लिख लो। अगर साइज कम होगा हाइड्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगी। और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब समझते हो ना, स्पीड, मूवमेंट, हाँ मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है। मोबाइल नहीं होंगे भैया, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, मोबाइल घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो कंडक्टेंस कैसे जनरेट होगी। आयनिक मोबिलिटी कम, और आयनिक मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम, ठीक है। सोल्युबिलिटी में बच्चे आपको ये देखना पड़ेगा ना आपका किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो सोल्यूबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। कहीं आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं ले रहा जो सोल्यूबल ही नहीं हो रहा। अगर सोल्यूबल ही नहीं हो रहा फिर कैसे सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है।
इस पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस इस पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या है साइज क्या है, तीसरा है बच्चे सोलवेंट कौन सा ले रहे हो आप, नेचर ऑफ सोलवेंट। देखो अलग अलग सोलवेंट होते हैं, तुम्हें पता है कि पानी आपका यूनिवर्सल सोलवेंट है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा होता है ना, 80 होता है उसका, और सबसे अच्छा सोलवेंट वही होता है। तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी सोलवेंट की, लिख लो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन, और जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा बताओ कंडक्टेंस भी क्या होगी, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है आप फैक्टर ध्यान रखेंगे। उसके बाद सोलुबिलिटी पे तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ कंसंट्रेटेड आपका सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो फोर्थ जो फैक्टर है बच्चे वो है कंसंट्रेटेड ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन की। अगर मान लो आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना रखा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा है, इट मींस उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो आयंस हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के वो पास पास होंगे, अगर पास पास होंगे तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जाने नहीं देंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो भाई उसको जाने नहीं देंगे, और अगर जाने नहीं देंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। आपको भी ऐसे पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। दूसरा फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा, अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो आपके पास जो आयंस पहले एक दूसरे को खींचे हुए थे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया भैया भागेंगे, और अगर भागेंगे तो फिर करंट फ्लो होगा, इजिली करंट फ्लो होगा। अगर इजिली करंट फ्लो होगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, increase, ज्यादा हो जाएगी। तो हमने कौन कौन से बच्चे फैक्टर डिस्कस किए, सबसे पहला फैक्टर था इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि भैया उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कम है क्योंकि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया साइज ऑफ आयंस, अगर जितना साइज छोटा होगा तो भैया वाटर के मॉलिक्यूल उसकी चारों तरफ घेरेंगे ज्यादा, अगर वाटर के मॉलिक्यूल ने उनको घेर लिया तो उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भाग नहीं पाएंगे, और अगर भाग नहीं पाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। हाँ एक और चीज याद रखना, अगर मैं कंपेयर करूं इन सबको H+ से, सुन रहे हो, अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं H+ से, तो H+ की कंडक्टेंस तो इन सबके कंपैरिजन में हमेशा ही ज्यादा होगी। माना कि H+ का साइज छोटा है तो वो ज्यादा उसकी हाइड्रेशन होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सोल्वेशन होनी चाहिए, ज्यादा मॉलिक्यूल उसकी चारों तरफ घेरने चाहिए, लेकिन H+ की जो कंडक्टेंस होती है वो ज्यादा होती है इन सबके कंपैरिजन में। एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है ग्रोथस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, और जरूरत भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना। बाकी सब में तो आप ये सोल्वेशन इफेक्ट लगाओगे अगर बात कर रखी है एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है, लेकिन H+ पे आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाओगे। H+ की कंडक्टेंस हमेशा ही इन सबसे क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है, और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ था। ठीक है क्या, इसकी कंडक्टेंस हमेशा ही ज्यादा होती है। ठीक है जी, फिर कौन सा फैक्टर देखा, सोलवेंट का। जितना ज्यादा सोलवेंट, जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, मान लो आपका सॉल्यूशन आपने पानी में बना रखा है, तो पानी में कितनी ताकत है, पानी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि जो आपने सोलवेंट लिया उसमें कितनी ताकत है दो आयंस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की। तो जितना अच्छा सोलवेंट भैया उतना अच्छा फिर ब्रेक कर देगा, इंटरेक्शन को वीक कर देगा, तो भैया उतना ही क्या स्पीड से भागेंगे आयंस, और अगर भागेंगे तो फिर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। सेकंड फोर्थ पॉइंट था आपका कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कंडक्टेंस कम, टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा। बताओ ये 5 पॉइंट क्लियर हुए, बताओ। yes ma'am,
ठीक है, भूलोगे Yes, तो ma'am. नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिर रिपीट करूंगी मैं इनको सारे। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो। मुश्किल तो नहीं था ना, बिल्कुल सिंपल था, बस कंडक्टेंस का मतलब याद रखना क्या होता है। वेरी गुड। 23 बच्चे हैं यहाँ पे, और एक भी बच्चा लीव कर गया ना मैं गुस्सा कर दूंगी फिर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलो, ओके ओके, चलो उसके बाद है बच्चे, उसके बाद ना हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं, उसके बाद कुछ टर्म्स देखने वाले हैं जो आपके भैया फॉर्मूले में यूज होने वाले हैं। तो फटाफट से उन टर्म्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल टर्म्स है। सबसे पहली टर्म है रेजिस्टेंस। सबसे पहली टर्म है रेजिस्टेंस, और ध्यान रखना जो मैं करा रही हूं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल वाला लेक्चर तो एक भी बच्चा मिस ना कर दे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होती है बताओ, कौन बताएगा? ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो बच्चे, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, हाँ या ना? Yes, ma'am. जो भैया करंट Yes, फ्लो ma'am. हो रहा है उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए, आयंस की वजह से फ्लो हो रहा है, आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर उन आयंस के बीच में कोई रुकावट आ जाए तो भैया क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रोकना। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गई तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। अच्छा, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? आर को। अच्छा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन Area. होता है, कि भैया जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा जाने के लिए, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर एरिया कम कर दिया आपने, एरिया कम कर दिया ज्यादा टाइम लगेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में क्या बोल रखा है? एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चे? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली क्या होता है ना, आप इसमें कंडक्टिविटी सेल लेते हो, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, और इसमें ना इलेक्ट्रोड डाली होती हैं, ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर है, और इसमें आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंडक्टेंस बेसिकली मेजर करते हो, ठीक है। तो जो एल होता है बच्चे, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, और जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड का उसको आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगाओगे? एल बाय ए, Constant. कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बच्चे? Resistivity. Specific Resistivity. resistance. रेजिस्टिविटी। और आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, आर की यूनिट क्या होती है? आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको बच्चे रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? आर की यूनिट आपको हम पता है ओम ओम होती पर है, मीटर। हाँ, और एरिया क्या लोगे आप? सेंटीमीटर में ले लो, और एल किस में लोगे? सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर। तो आपको बच्चे हर एक, जितना भी मैं आपको जितने भी टर्म्स बताऊंगी सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मान लो आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टिविटी है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही तो है ना। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस जब आपका एरिया क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, और जो एल है वो क्या हो जाए? 1 सेंटीमीटर। जब आप किसी चीज को फिक्स कर देते हो तो उसके आगे लगता है स्पेसिफिक। ध्यान रखना एक चीज, अगर आपने कोई चीज स्पेसिफिक कर दी कि भैया एरिया जो है इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना चाहिए, और जो लेंथ है इलेक्ट्रोड की वो 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, तो उस केस में जो आपका रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाली चीज, कर लोगे ये वाला फॉर्मूला, इसको ध्यान रखो। उसके बाद है बच्चे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मैंने क्या बोला था अभी? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस क्या थी? रुकावट थी। तो कंडक्टेंस को आप बच्चे जी से डिनोट करते हो, आपकी बुक में जी से डिनोट कर रखा है।
तो जी क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, ओम इनवर्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो, साइमन भी बोल सकते हो, सीमन बोल दो, साइमन जो भी बोलते हो आप, हाँ साइमन, ठीक है। ओके, तो इसकी यूनिट ध्यान रखना। ओके, अब क्या है बच्चे, एक आती है टर्म आपकी कंडक्टिविटी, क्या आती है, कंडक्टिविटी। जैसे आपकी रेजिस्टिविटी होती है वैसी क्या होती है, कंडक्टिविटी भी होती है। कंडक्टिविटी को आप इससे डिनोट करते हैं, जिसकी आपकी बुक में लिखा हुआ है काप्पा, क्या नाम लिखा हुआ है, काप्पा। क्या होता है वो, 1/ρ होता है, क्या होता है 1/ρ, यानी कि 1 बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जब आप इसको 1 बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ RA/L था, एक बार करना पुट, 1/RA/L, यही था काप्पा। 1/R क्या है, G है, इंटू L/A, और L/A क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। L/A को क्या बोलते हैं आप, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टिविटी सेल का एरिया और लेंथ सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना 2 इलेक्ट्रोड आपने रख दी भाई अपनी जगह पे, ऐसा तो नहीं है ना उनका लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना, एक गिवन सेल के लिए, फॉर ए गिवन सेल, लिखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। फॉर ए गिवन सेल L/A इज कांस्टेंट, L/A इज कांस्टेंट, ठीक है। आपकी बुक में L/A को क्या लिख रखा है, G* लिख रखा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बच्चे, काप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*, क्या आ गया, काप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। काप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बोलूं बच्चे यूनिट बता दो मुझे L/A की और काप्पा की, तो क्या होगी यूनिट, L किस में होगा, सेंटीमीटर में, और ये एरिया ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं बोलूं काप्पा की यूनिट क्या होगी, काप्पा की यूनिट क्या होगी, G क्या है, कंडक्टेंस, ओम इनवर्स, और G* की सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और यही जनरली जो है आपको मिलती भी है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के नाम से यूनिट मिलती है। तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो न्यूमेरिकल में कहीं लिखा है कि आपकी कंडक्टेंस इतनी दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि वो जी की वैल्यू दे रखी है, आप यूनिट से देखोगे कि आपको क्या दे रखा है। अगर उसने दे रखा हो कि भैया साइमन है, तो ही आप समझोगे कि कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। अगर उसने चाहे कंडक्टेंस लिख रहा कहा हो, लेकिन अगर यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो आप क्या समझोगे कि वो किसकी यूनिट है, काप्पा की यूनिट है। काप्पा क्या है, आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ काप्पा भी क्या है, काप्पा भी आपकी, काप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है। अभी मैंने काप्पा का बच्चे ये वाला फॉर्मूला बताया तुम्हें, ये वाला बताया ना, ठीक है। अब काप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है। अगर मान लो आप सॉल्यूशन की बच्चे जोया बच्चे G* को ना रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टर्म्स नहीं डिफाइन करते, वैसे L/A को कई बुक्स में G* लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, G आपकी कंडक्टेंस है, G* आपका सेल कांस्टेंट है। अगर मान लो बच्चे ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इतना सारा वॉल्यूम है, राइट, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की, देखो ध्यान से देखो, इस चीज को समझना जरूरी है कि कंडक्टिविटी है क्या। मान लो सपोज इस पूरे सॉल्यूशन में मैं इतने सेंटीमीटर क्यूब या इतने वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, तो आपका क्या होगा, अगर मैं लेंथ कर दूं
1 सेंटीमीटर और एरिया कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसकी वजह से? वो सारे आयंस किसमें प्रेजेंट है? इस पूरे क्यूब में। क्या बोल गई मैं? पूरे वॉल्यूम में से इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या होगी? वो क्या कहलाएगी बच्चे? कंडक्टिविटी कहलाएगी। इस पूरे वॉल्यूम में से इतने छोटे से पार्ट में कितनी कंडक्टेंस होगी? वो क्या कहलाएगी बच्चे? कंडक्टिविटी कहलाएगी। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते थे कि पूरे सॉल्यूशन में से इतने वॉल्यूम की रेजिस्टेंस क्या होगी? वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चे? रेजिस्टिविटी कहलाएगी। समझ रहे हो? जब हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं बच्चे, उसके आगे हम लगाते हैं स्पेसिफिक। तो आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैं भी दूसरे फोन से लॉगिन करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो कापा क्या हो गया बच्चे? कापा क्या हो गया? लिखो, कापा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल सकते हो 1 ml of the इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया 1 ml की कंडक्टेंस कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे? मैम वो कापा के इक्वल है, हाँ या ना? बोलो मेरे को एक बार। क्योंकि 1 ml किसके बराबर होता है बच्चे? 1 सेंटीमीटर क्यूब की। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1 ml की कंडक्टेंस निकाल दो, तो आप बोलोगे मैम वो तो कापा के इक्वल आएगी, है ना? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भैया 500 ml की निकाल दो, 500 ml की कंडक्टेंस निकाल दो, तो क्या करोगे? बताओ। 5 सेंटीमीटर आपस से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ या ना? बोलो। अगर 1 ml, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना इसका। देखो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ ही होता है ना, हाँ या ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? यही होता है ना वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, सेंटीमीटर क्यूब। अरे तुम लोग बोल नहीं रहे, नहीं पता क्या ये चीज? यस मैम, यस Yes, मैम। ma'am. बोल क्यों नहीं रहे? तो हम इतने वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में से इतने वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस होगी? वो क्या होगा? आपकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो अगर मैं पूछूं भैया 1 ml के केस में, 1 ml के केस में कितनी आपकी कापा की वैल्यू होगी? तो वो जी के बराबर आएगी, हाँ या ना? तो यही तो बोल रही हूं मैं। फिर से रिपीट करूं क्या? बताओ। नो मैम। कौन बताएगा कापा की डेफिनेशन? जल्दी बताओ, बताओ कापा की वैल्यू बताओ। कापा की मुझे वो बताओ डेफिनेशन क्या होगी? कापा क्या है? Conductance due Conductivity. to all ion present in 1 ml of electrolytic solution. वेरी गुड। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन में से एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, तो उसमें कितनी कंडक्टेंस होगी? वो ही क्या कहलाएगी बच्चे? कंडक्टिविटी कहलाएगी। समझ गए अब मेरी बात? अब क्या बात करेंगे बच्चे? मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या बात करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर का मतलब 1 मोल से है। तो यहाँ पे लिखो डेफिनेशन, लिखो कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V of the solution containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes with area of cross section A and distance of unit length 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है बच्चे? अभी कंडक्टिविटी हमने क्या देखा कि भैया पूरे सॉल्यूशन में से
हमने उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जो पर्टिकुलर जो मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टेंस है, वो कंडक्टिविटी है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, एक सौरव है एक जिया है, तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि भैया 1 ml में कितनी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, मैं जिया से भी पूछ रही हूँ और सौरव से पूछ रही हूँ। तो अब आप, वो बोलेगा, सौरभ बोलेगा 5, जिया बोलेगी 20, लेकिन ये दोनों की कंडक्टिविटी तो अलग आ गई, दोनों ने सेम सोल्यूशन लिया है। यानी कि बच्चे आपकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो उस पर्टिकुलर, जो मैंने आपको ये इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बोला था, तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है तो मतलब इसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, तो अलग अलग कंडक्टेंस आएगी। यानी कि आपकी कंडक्टिविटी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे, उस पे डिपेंड कर रही है कि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस चीज, ये जो गड़बड़ हो रही है इसको ठीक करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने जिया को बोला और सौरभ को बोला कि भैया तुम्हें पूरे, आप क्या करो, एक सेकेंड रुको, जो आपने ये वॉल्यूम लिया है 1 ml का, इसमें से इतना वॉल्यूम उठा लो जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। पूरे वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम लिया है आपने, उसमें से उतना वॉल्यूम निकालो जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व है। अब जिया के पास भी वही है, उतना वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सौरभ के पास भी भैया उतना वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों की कंडक्टिविटी सेम आ जाएगी, हाँ या ना, बताओ। क्योंकि अब क्या किया आपने, कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, भैया दोनों को 1 मोल ले लेनी है। अब दोनों का अगर 1 मोल लेंगे तो कंडक्टेंस भी उस केस में सेम आएगी, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. समझ आई? देखो फिर मैं बताती हूँ, कंडक्टिविटी को मैंने बोला, इतने बड़े टैंक में से छोटे से वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी, कापा, है ना। अब वो छोटा सा वॉल्यूम मान लो आपका 1 ml है, तो 1 ml है जिया के पास, 1 ml है सौरभ के पास। अब मैं दोनों से पूछ रही हूँ कि भैया दोनों की कंडक्टिविटी बता दो, जिया बता रही है 5, सौरभ बता रहा है 20। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ कर दी भाई, दोनों के पास 1-1 ml अलग अलग कैसे आ रही है। इट मीन्स अलग अलग वो किस वजह से आ रही है कि एक के पास सोल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड और एक के पास होगा कैसा, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट में क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस दूर दूर होंगे, मतलब 1 ml में मान लो 10 आयन होंगे, और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उस छोटे से 1 ml में वॉल्यूम में कितने होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था। हमने क्या किया भैया, अब कंसंट्रेशन ही फिक्स कर दी कि आपको उतना वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व होगा, उसकी कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आई? यस मैम। तो जो Yes, इसका ma'am. फॉर्मूला होता है, रट्टा नहीं मारना है, समझो, डेफिनेशन को भी समझना है आपको। तो ये क्या होगा, कापा इंटू वी, ठीक है। जितना वॉल्यूम है उसको कापा से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब आपको पता है बच्चे, मोलैरिटी क्या होता है, बताओ ना, मोलैरिटी क्या होता है, N/V होता है, हाँ या ना। और नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए, 1 मोल लिए हैं, तो V क्या आ जाएगा, 1/m आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट करो, आप इसको मोलर कंडक्टिविटी बोलो या मोलर कंडक्टेंस बोलो, एक ही बात है, क्योंकि कंडक्टिविटी भी क्या है, कंडक्टेंस ही है। तो कापा बाय एम, कापा बाय एम, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट देखनी हो तो कैसे करोगे, ध्यान देना, अगर आपको पेपर में मोलैरिटी दे रखी हो कंसंट्रेशन की, तो आप उसको मोल पर लीटर में तो लेंगे, लेकिन आप उसको चेंज करना पड़ेगा लीटर को सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि जो आपकी बच्चे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कापा किस में होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आपको इसको किस में लेना पड़ेगा, मोलैरिटी को। अगर आपके पास मोलैरिटी मोल पर लीटर में है तो आपको लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ 1 मिलीलीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, 10⁻³ लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इधर देखो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना, Yes, बताओ। ma'am. यस ये मैंने बताया था तुम्हें रिलेशन, अगर याद हो तो तुम लोगों को। Yes, ma'am. देखो अगर तुम इसको यहाँ लिखोगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है और मोल
1 लीटर किसके है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ रहे हो इसका मतलब, यानी कि जो फाइनल तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा काप्पा इंटू 1000/m बनेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर हमें कोई चेंज करना होगा तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें यूनिट क्या दे रखी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, समझी नहीं मैं क्या बोल रहे हो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी ना यूनिट, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैसे वाला कर लो, लेकिन मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि आप यही वाला फॉर्मूला रखो, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, हाँ या ना? Yes, ma'am. यूनिट Yes, पता ma'am. कापा की और हाँ मोलर जी, कनेक्टिविटी का या बोलते मोलर कनेक्टर्स की। ठीक है, उसके बाद एक आता है बच्चे आपके पास इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कितने बच्चे हो गए? अच्छा, तो इसकी भी डेफिनेशन सेम होगी। ठीक है, इसमें हम उसमें क्या लेते थे बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी में क्या कर रहे थे हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे। इसमें क्या लेंगे 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लो आप, जो मोलर कंडक्टिविटी सॉरी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो काप्पा बाय नॉर्मेलिटी होगा, काप्पा बाय नॉर्मेलिटी होगा। क्योंकि आपको पता है ना नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आई नॉर्मेलिटी आई है। ठीक है, तो आप एक ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे काप्पा बाय एम, एम क्या है मोलैरिटी और ये क्या है नॉर्मेलिटी। समझ गए? इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने मोलर कंडक्टिविटी पे आते हैं। ठीक है, एक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूज हो जाता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है इसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दो, किसके इक्वल आएगा मोलर कंडक्टेंस बाय एन। अब एन क्या है बच्चे, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मान लो एन है यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। देखो कैसे, जैसे मान लो सपोज आपने ले लिया NaCl कैसे होगा Na+Cl नेगेटिव। तो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितना है, या आप देख लो कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। यहाँ पे कितना है टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 का है, तो N की जगह आ जाएगा +1। मान लो सपोज आपके पास ये है BaCl2 है, तो इसको कैसे डिसोसिएट करोगे Ba2 + 2Cl नेगेटिव। तो कितना का चार्ज है 2 का, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझे? या आपके पास मान लो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको डिसोसिएट करो 2Al3 + 3SO4 2 नेगेटिव। तो बताओ इसमें कितना आ जाएगी N की वैल्यू 3 + 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। समझ गए N की वैल्यू कैसे निकालनी है। टोटल पूरे को मत कर देना, पता चले 6 इसका काउंट कर दिया और 6 इसका काउंट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। उसकी क्या थी मोलर कंडक्टिविटी की क्या थी बच्चे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, हाँ बताओ हाँ या ना। ओके, तो अभी तक बच्चे हमने देख लिया कंडक्टेंस क्या है, उसके बीच में रिलेशनशिप देख लिया है ना, मोलर कंडक्टिविटी देख लिया, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देख लिया।
ठीक है, इनके आपको बच्चे फॉर्मूले पता होनी चाहिए, प्लस इनकी यूनिट पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कापा दे रखा है आपको, कंडक्टिविटी ऑफ 1/50 नॉर्मलिटी नॉर्मल केसीएल एट 298 केल्विन इज 0.001765 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 1765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने, वैसे तो ये सीधा डायरेक्ट लिख दिया कि भैया कापा की वैल्यू दे रखी है, अगर वो ना भी लिख के देते, कुछ और लिख के देते, तो आप यूनिट से पहचान जाते बच्चे कि आपके पास ये क्या है, कापा की वैल्यू दे रखी है। रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 ओम। निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट। फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या लगेगा फॉर्मूला, G by R. बताओ। कापा इज इक्वल टू जी Upon इंटू R. जी स्टार। यार ठीक है, इसको आप जी स्टार भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, जी स्टार निकालना है, तो कापा बाय जी, कापा कितना है, कापा कितना है 0.001765 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस कितना है, अब कंडक्टेंस तो नहीं दे रखा, कंडक्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r, तो भैया कर दो 1/r कितना है ना, 100 ओम। ठीक है ना, अच्छा हो जाएगा। अब तो ये कितना आ जाएगा, 50 नीचे ले आओ, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1.765 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ या ना, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, यही आएगा या कुछ और आएगा, अरे बोलो, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। 0.17। मैंने गड़बड़ कर दी क्या कुछ, 2 से 2 मैम 60 आएंगे ना? 1 2, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 0 पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है, तभी कहती है एक बार चेक करो, 0.1765। ठीक है ना, अब साइमन से ओम कैंसिल कर दिया, क्योंकि साइमन क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, तो ओम इनवर्स से भैया ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट का ध्यान रखना है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट को साथ लेके चलना, तभी मैं बोलती हूँ यूनिट को साथ लेके चलना। ओके, ये अभी नहीं कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। क्या बताना है आपको बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है ना। आपको कितना दे रखा है, सॉल्यूशन दे, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 नॉर्मल, L बाय ए कितना दे रखा है बेटू, 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस भी दे रखी है 50 ओम। आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, कापा बाय नॉर्मेलिटी, कापा बाय नॉर्मेलिटी, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes मैम। लेकिन हमारे यस मैम हमारे पास नॉर्मेलिटी तो है, लेकिन कापा नहीं है, तो पहले कापा निकाल के आओ। कैसे निकालोगे, जी इंटू जी स्टार करके। अब जी भी नहीं है तो 1/r करना पड़ेगा, 1/50। L बाय ए कितना है, 0.5, कितना आ जाएगा बच्चे, 0.01। 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की वैल्यू आ गई, पुट कर दो। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.1, यानी कि इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन मैंने कहा था अब ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स है, नीचे लीटर इनवर्स है, चेंज करना पड़ेगा ना। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको ध्यान रख लो, रट लो इसको दिमाग में। अब देखो क्या होगा, 0.01 बाय 0.1 साइमन सेंटीमीटर, ऊपर 1000 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बाय इक्विवेलेंट। तो देखो कितना आएगा आंसर, और यूनिट भी ध्यान से देख लेना, सही है ना। अमन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है बेटा,
अभी तो मैंने कहाँ पढ़ा दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसको आप सोल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा बताना जरा। 100। 100। तो आंसर आ जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? बताओ। आपको एक ये वाला रिलेशन तो बच्चे याद होना ही चाहिए, इसके बिना तो मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो फिक्स है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। काप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या है? एल बाई ए। और ध्यान से आजकल पता है क्या होता है, मैच द फॉलोइंग आने लग गया। आपको वो दे रखी होंगी, टर्म्स दे रखी होंगी और उसका आपको यूनिट का पूछ रखा होगा, आपको करेक्ट मैच करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है? ओके। अब उसके बाद बच्चे आपको क्या निकालना था? एक और चीज भी निकालनी थी, अगर याद हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी थी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? हमने देखा था कि भैया मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय एन, यही देखा था। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? एन इंटू ये हो जाएगा। अब एन कितना होगा? देखो इधर H2SO4 को डिसोसिएट करो, 2H प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बोलो। मैम ठीक है। क्योंकि आपको क्या निकालना था बच्चे? मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी थी, है ना? तो आपने कर दिया उसको, N से मल्टीप्लाई, आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है? तो ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंडक्टेंस देख लिया, काप्पा देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टिविटी देख ली, ये क्या क्या होते हैं ये देख लिया, है ना? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की हम कब बात करते हैं? जब हम पूरे सॉल्यूशन में छोटा सा पार्ट ले लें, उसमें हम रेजिस्टेंस देखते हैं और उसमें हम कंडक्टेंस देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, है ना? जब हम उनका लेंथ और एरिया फिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो अब बच्चे है आपका, एक सेकेंड मैं ना बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। ओके, अब है आपका वेरिएशन ऑफ एक क्लास और लगेगी कल, एक क्लास और स्पेंड करूंगी मैं, तो जितना हो जाता है उतना कर लेंगे, ठीक है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, काप्पा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब देखो ये सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, पहले बोलो हाँ या ना। कंडक्टेंस पढ़ ली? कौन बताएगा कंडक्टेंस? जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कंडक्टेंस बताओ क्या होता है, जल्दी हैंड रेज होनी चाहिए फटाफट से। हाँ बताओ बताओ जल्दी, अपने आप बताना शुरू करो। Ease of flow of current. ठीक है, कितना इजिली फ्लो करंट होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। काप्पा क्या होगा? Conductance due to all ion present in 1 ml of electrolytic solution. ओके, ठीक है, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में से उस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी, काप्पा कहलाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी कि भैया उस वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम ले लो जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? उस पर्टिकुलर छोटे वॉल्यूम में से वो वाला वॉल्यूम निकालो जिसमें क्या है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। ये सारी टर्म्स हमने देख ली, विद इनके फॉर्मूला देख ली। आई होप कि समझ में आ गई होंगी वो सारी चीजें। अब बच्चे हम देखते हैं कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था जब जिया और सौरभ सेम वॉल्यूम की मेजर कर रहे थे कंडक्टिविटी, तो दोनों की अलग अलग आ रही थी, तो मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है वो। तो हमने क्या किया, अब हम देखने वाले कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस पे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे कंडक्टेंस पे, 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखो बच्चे, एक बात देखो, तुमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ठीक है? अगर मान लो तुम डाइल्यूशन कर दोगे तो डाइल्यूशन से क्या होगा, कोई बताएगा क्या? देखो 2 केस आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ बच्चे? 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। पता है ये वाली चीज? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोच समझ के सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज तुमने ले लिया बच्चे, मान लो तुमने ले लिया NaCl ले लिया, ठीक है। तो बच्चे जब वो डिसोसिएट होगा तो मान लो ये 100% था, तो भैया ये भी 100 Na+ मिले और 100 ही तुम्हें Cl नेगेटिव मिले, ठीक है। तो जब तुम उसमें और पानी डाले जा रहे हो, क्या उसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे? हाँ या ना? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? बताओ। No, ma'am. वेरी गुड। नंबर ऑफ आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विल रिमेन सेम। वो भैया पहले ही 100% डिसोसिएट है, तो चाहे तुम ऊपर पानी और डालते रहो, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, ठीक है। तो होगा क्या जब आप ऊपर से पानी मिलाए जा रहे हो, और मैंने कहा था पानी एक बहुत अच्छा पोलर सोलवेंट है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, जो आपके सॉल्यूशन में अभी तो क्या डिसोसिएट हो गए Na+ और Cl नेगेटिव में, तो इनके बीच जो ये पास थे, क्योंकि प्लस और नेगेटिव चार्ज तुम्हें पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। हाँ या ना? जो Yes, ma'am. इंटरमोलिकुलर Yes, फोर्स ऑफ ma'am. अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। समझो इस चीज को, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो भैया Na+ अलग भागेगा, Cl नेगेटिव अलग भागेगा, और जब दोनों भागेंगे, दोनों की मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मोबाइल होंगे, तो क्या होगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बताओ हाँ या ना? ओ सॉरी, ज्यादा हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। तो मतलब डाइल्यूशन करने पे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। ओनली डाइल्यूशन करने से सिर्फ क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बच्चे, वीक होगी, जिसकी वजह से आयंस बड़ी मस्त मजे से फ्री होके भागेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बताओ, ज्यादा हो जाएगी। समझे इस चीज को? सारे बताओ। Yes, बोलो भाई। ma'am. हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें पता है एसिटिक एसिड। आपको पता है ये भैया 100% तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा। हाँ या ना? नहीं होगा ना। अगर मान लो आप 100 ले रहे हो तो समझ लो ये 10% डिसोसिएट हो गया, 10 मॉलिक्यूल मिलके 90% तो अभी भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं डाइल्यूशन कर दूं, डाइल्यूशन से क्या होगा? अब इसमें बताओ डाइल्यूशन से क्या होगा, जो पहले डिसोसिएशन बहुत कम था, अल्फा की वैल्यू जिसमें बहुत कम थी, डाइल्यूशन से क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हाँ या ना? बताओ, नंबर ऑफ Yes, आयन ma'am. जाएंगे, क्योंकि भैया उसमें तो 100% डिसोसिएशन था, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके नंबर ऑफ आयन 100 है तो 100 ही रहेंगे। इसमें क्या है, पहले 10 थे, लेकिन डाइल्यूशन करने पे हो सकता है 15 हो जाए, और ज्यादा करोगे तो 20 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ या ना? साथ ही साथ क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पानी है, जो कि बहुत अच्छा सोलवेंट है, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को भी वीक कर रहा है। ऑल्सो intermolecular force of attraction weak, intermolecular force of attraction is weak। तो क्या होगा, इसमें दो चीजें हो रही है, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हाँ या ना? तो अगर मैं तुमसे Yes, ma'am. पूछूं कि डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ती है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ती है? Weak. वीक की बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत। हाँ 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 जोया बोलो। हम गलती से माइक ऑन करते में हो गया। अच्छा, तो ये चीज क्लियर हुई बच्चे कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, पानी में डालने के बाद 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, 90 अभी भी बचे हैं। लेकिन तब आप ऊपर से और पानी मिला रहे हो तो भैया डाइल्यूशन करने पे क्या होता है,
और आयंस क्या बोलते हैं, और आयंस डिसोसिएट होंगे पानी में जाने के बाद, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है। तो मतलब दो दो चीजें हो रही है, दो दो फायदे हो रहे हैं। अगर दो दो फायदे हो रहे हैं तो भैया कंडक्टेंस को भी तो फायदा मिलेगा ना, कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, ठीक है, तो उसमें सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज गेटिंग वीक, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें एकदम से रैपिड इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे 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 स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है। समझिए इस चीज को, इसका एक ग्राफ भी है जो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ या ना बोलो। ओके मैम। यस मैम। मैथ्स की क्लास कितने बजे? 7 बजे हो गया ना बच्चे आज टाइमिंग। आज तुम्हारी हर एक क्लास आधा घंटा शिफ्ट होगी है, पता है ना ये वाली बात? मैम तो 8 बजे वाली 8:30 होगी क्या? हाँ हाँ 8 बजे वाली 8:30 होगी, ठीक है। तो जाना मत ये सोच के। एक बस आपको कंडक्टिविटी के और बारे में बताऊंगी, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिविटी बच्चे कापा, फिर बोल रही हूँ क्या थी कापा? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यही था ना। पूरे सॉल्यूशन में उस छोटे से वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस है, वही क्या कहलाती है आपकी कंडक्टिविटी। जैसे मैं देख लो बना देती हूँ, एक मिनट। ये सारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, भरा हुआ है पूरा, यहां तक मान लो भरा हुआ है। और इसमें मैं बात करूं छोटे से हिस्से की, इस तरह से मैं क्यूब बना रही हूं, ठीक है। इस छोटे से हिस्से की कंडक्टेंसी क्या कहलाती है बच्चे? कंडक्टिविटी कहलाती है। अब मुझे बताओ इस केस में डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताना। मैं बताऊं क्या? बढ़ेगी। देखो कोई और बताना चाहेगा क्या बेटा? देखो ध्यान से, इंक्रीज होगी ना। डिक्रीज होगी। सुनो इसमें उल्टा हो। Amazement. देखो सुनो, मान लो डाइल्यूशन से पहले मतलब थोड़ा तो पानी होगा, समझ रहे हो ना, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना रहे हो तो भैया पानी में ही बनाओगे ना। डाइल्यूशन का मतलब एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हो, जग भर के, टैंक भर के, जितना भी तुम्हें पानी डालना है। मान लो स्टार्टिंग में जब तुमने सॉल्यूशन बनाया तो इस वाले हिस्से में समझ लो मान लो 100 आयंस है, मान लिया। लेकिन जैसे ही तुमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस दूर दूर भागते हैं, हाँ या ना बताओ। यस मैम। सिंपल Yes, ma'am. बात है, जब पहले 100 थे, डाइल्यूशन कर दिया, पानी और मिलाए जा रहे हो तो भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होगी, और आयंस कहाँ भागेंगे? दूसरे आयंस कहाँ भागेंगे? तो मान लो पहले 100 थे, लेकिन जब तुम उसमें पानी मिलाए जा रहे हो तो हो सकता है वो क्या हो जाएंगे? 100 के 10 ही रह जाए, हाँ या ना बताओ मुझे। इस पर्टिकुलर हिस्से में उतने नहीं रहेंगे। अब 100 में से मान लो 10 रह गए, 50 रह गए या 70 रह गए, उतने तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब डाइल्यूशन करने पे ये आयंस क्या हो गए हैं? फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो पहले जितने 100 थे भैया उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, अब वो क्या पता 10 रह गए हो। तो अगर आयंस 10 रह गए होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि हम कंडक्टेंस किसमें देख रहे हैं? इस छोटे से हिस्से में ही तो देख रहे हैं बस, कनेक्टिविटी के केस में। तो डाइल्यूशन करने से बच्चे क्या होगा? जो नंबर ऑफ आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि काप्पा की वैल्यू डाइल्यूशन करने पे, डाइल्यूट करने पे उस सॉल्यूशन को, काप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझे इस चीज को? बताओ। हाँ जी बोलो, फिर से समझाओ, ये समझ में आ गया? मैम इस टाइम पे हम लोग पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ पर्टिकुलर, हाँ एरिया नहीं बोलोगे बच्चे, क्यूब बोलोगे। वॉल्यूम क्यूब में होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ ना। अगर इसका एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है और लेंथ भैया कितनी है? 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन लेके चल रहे हैं ना। अगर हम कंडक्टर लेके चलते तो एरिया और लेंथ में बात करते हैं, अब हम सोल्यूशन लेके चल रहे हैं तो वॉल्यूम की बात करें। तो पूरे सोल्यूशन में से इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में
कितनी कंडक्टेंस होगी उसको ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है कशिश, Okay, ma'am. बच्चे मैं ये बोल रही हूँ जब तक तुमने डाइल्यूशन नहीं किया, आपने सिंपल भैया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बना रखे, तो ध्यान रखना ये कंडक्टिविटी सेल ही है, वो ऊपर रोड वगैरह लगी होगी, इलेक्ट्रोड लगी होंगी और भैया वहां से करंट फ्लो हो रहा होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बीकर में दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझो। तो बच्चे जब आपने सोल्यूशन बनाया तो सपोज इस पर्टिकुलर हिस्से में 100 आयन आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया और पानी मिला दिया, पानी क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस को वीक करेगा। अगर मान लो पहले 100 थे तो अब 10 रह जाएंगे, क्योंकि भैया जैसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो Na, मान लो NaCl का सोल्यूशन है तो Na अलग भागेगा, Cl नेगेटिव अलग भागेगा। तो पहले जो 100 सोल्यूशन आपस में थे, घिरे हुए थे, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो मान लो 100 में से 10 ही रह गए। तो अगर नंबर ऑफ आयंस उस पर्टिकुलर हिस्से में कम हो गए तो भैया उसकी वजह से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वही क्या है, कंडक्टिविटी तो है। हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का, कि भैया बताओ डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी का क्या होगा। समझे इस चीज को, बोलो बच्चों लोग, बोलो बोलो, पढ़ाई कर रहे हो ना। Yes, अच्छा ma'am. जी, एक बात बताओ, मोलर कंडक्टिविटी मैंने बोला था कापा इंटू वी, ये बोला था, हाँ या ना, यही बोला था ना, कापा इंटू वी। अब हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। एक बात देखो, मैंने कहा, ध्यान से सुनना, कापा बढ़ने से कंडक्टिविटी कम हो रही है। एक सेकेंड, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, मैंने कहा जब डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन अगर ज्यादा है तो कापा की वैल्यू कम हो रही है, हाँ या ना, बताओ। तो Yes, अगर ma'am. कापा की वैल्यू कम हो रही तो भैया इसकी भी वैल्यू कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मैंने कहा अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने कहा कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो भैया आयंस दूर दूर भागेंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आप बोल सकते हो कंडक्टेंस बढ़ेगी। हाँ या ना, यानी कि जो आपने कापा इंटू वी लिखा है, एक के बढ़ने से तो लैम्डा कम हो रहा है, मतलब जो मोलर कंडक्टेंस है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से वो बढ़ रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो बच्चे ये डिसाइड किया गया एक्सपेरिमेंट कर करके। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो मोलर कंडक्टेंस है ना, या आप बोल सकते हो जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो मेजरली किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, माना कि ये घट रहा है, इसके घटने से ये भी घटेगा डाइल्यूशन पे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जितना ये घट रहा है ना, उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से भैया मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन करने से जो हमारी ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या होगी, बताओ बताओ, इंक्रीज होगी। ऐसे ही सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी यही होगा कि डाइल्यूशन करने पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आपको ये पता चल गया कंडक्टेंस का क्या होगा डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस बढ़ेगी, वीक में भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा किस में बढ़ेगी, वीक में या स्ट्रॉन्ग में, बताओ। वीक में, क्योंकि भैया उसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रही है, दोस्ती भी कमजोर हो रही है, और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, तो भैया रैपिड इंक्रीज होगा कंडक्टेंस में। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेचारे नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, सिर्फ उनके बीच की दोस्ती कमजोर हो रही है। सिर्फ दोस्ती कमजोर हो रही है तो भैया धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ेगी, जिसका ग्राफ हम कल वाली क्लास में देखेंगे। कापा की बात करें, कापा सबसे इंपॉर्टेंट था। कापा हम कह रहे थे भैया छोटे से हिस्से में देख रहे हैं, कंडक्टेंस की वैल्यू वही कंडक्टिविटी है। तो भैया छोटे से हिस्से में डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयंस इधर उधर घूमेंगे। तो पहले जब 100 थे तो हो सकता है डाइल्यूशन के बाद उसमें 90 रह गए, या हो सकता है 5 भी रह गए। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी जो कापा की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी।
ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस में क्या होगा, काप्पा इंटू वी। हमने देखा भैया डाइल्यूशन करने पे काप्पा की वैल्यू कम हो रही है, तो होनी तो इसकी भी कम चाहिए थी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से तो भैया मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। एक्सपेरिमेंट से ये देखा भैया कि जितना ये कम हो रहा है काप्पा, उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो हमारा फैक्टर डोमिनेंट कर गया वो कौन सा कर गया, वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ गई। ऐसे इन सिमिलर नोट आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। समझे, हाँ या ना। मैम हाँ जी, अब यस बोलो। मैम। मैम अभी आपने इसमें लिखा नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, हाँ हाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो तो इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए तब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ना। बच्चे देखो समझे नहीं तुम मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जी अब पर यूनिट वॉल्यूम की, इतने में से इतने छोटे के हिस्से की बात कर रही हूँ, उसको मैंने लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हो इस चीज को, पूरे हिस्से में से इस छोटे से वॉल्यूम की बात करूँ। इस छोटे से डाइल्यूशन करने पे तुमने ठीक कहा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ ही तो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस उस पर्टिकुलर हिस्से में कम हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो बच्चे उसकी नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी और कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी के केस में, उस छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरे हिस्से की बात करती तो मतलब मैं उस केस में कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ गए इस चीज को। हाँ बोलो मनोज, मैम बोलो। ओवरऑल सोल्यूशन का मैम क्या होगा मैम? ओवरऑल सॉल्यूशन का बढ़ेगा, यही तो बताया मैंने, ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन दूर भाग रहे हैं, तो आयंस ज्यादा स्पीड से भागेंगे तो करंट भी इजीली फ्लो होगा। तो पूरे अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, यही तो बताया था बच्चे अभी। ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेके, समझे। हाँ जी बोलो मनोज। हाँ ठीक है, तो आज जो जो हमने पढ़ा है बच्चे सबने लिखा है ना मेरे साथ साथ। यस मैम। तो इसके Yes, ma'am. हाँ, जितना भी मैंने कराया है आई होप सबने लिखा हो अच्छे से। ठीक है, तो देख लो एक बार क्या क्या पढ़ाया है। इसके मैं आपको नोट्स कल दे दूंगी, ठीक है, ताकि जो पूरा चैप्टर एक बार मैं कल रैप अप कर दूंगी बच्चे, फिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही कराया है मैंने आज, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड में कंफ्यूज मत हो जाना। कंसंट्रेटेड में आयंस आपस में थोड़े से जुड़े रहेंगे, डाइल्यूशन करने पे उनकी जो जो जुड़े रहने की पावर है उसको कौन कमजोर कर देता है, वो पानी कमजोर कर देता है। तो डाइल्यूशन करने पे आयंस जो है दूर भागेंगे, दोस्ती कमजोर हो जाती है उनमें, ऐसे याद रखना। ठीक है, कल हम ग्राफ करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसा ग्राफ आता है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी भी पढ़ेंगे क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कोलार्ड्स लॉ, फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है बच्चा। ओके मैम। मैम कल कितने बजे से क्लास होगी? बच्चे अभी तो यही आई थिंक 5:30 का ही टाइम रहेगा कल भी। मैम 7 बजे।